एवरीवन, आप सबका स्वागत है लाइफ साइंस कैफे में। आप देख रहे हो सेकंड चैप्टर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान का, जिसका नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिकाएं। पहले दो पार्ट में हमने समझा कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स काम करते हैं, किस तरह से हमारी गवर्नमेंट्स हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की सुविधाएँ देती हैं, किस तरह से हमारा टैक्स इस्तेमाल होता है ना, उनकी कार्य प्रणाली क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, ये हमें समझना है। हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बढ़ रहे हैं और जो प्राइवेट हैं वो बढ़े जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती हैं। ठीक है, क्या होता है कि जब सार्वजनिक हॉस्पिटल नहीं बढ़ेंगे, सार्वजनिक अस्पताल नहीं बढ़ेंगे, तो लोगों को लाइन में लगने से अच्छा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, ये सेवाएं लाभ कमाने के लिए चलाई जाती हैं। ठीक है, जो निजी सेवाएं हैं वो क्या है, अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए होती हैं भाई, इसलिए इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक होता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते, और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, मतलब कर्जा उठाना पड़ता है। ठीक है, साथ में लिखी हुई कॉलम भी पढ़ते चलते हैं। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहाँ दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। ठीक है, आपके घर के पास जो भी निजी हॉस्पिटल है प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है। ठीक है, एक और कॉलम यहाँ पे शायद नहीं दिया है या पता नहीं होता है, एक है बुक में कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है कि जहाँ तक संभव हो हर एक डॉक्टर को जो है जेनेरिक नाम वाले ही दवाइयों के नाम लिखने चाहिए पर्चियों पर, और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह उपयुक्त है, युक्त और उपयुक्त है। मतलब जेनेरिक नेम वो होते हैं जो दवाइयाँ 10 साल से ज़्यादा कोई एक कंपनी बना चुकी है, जिसकी कंपनी ने खोज की थी। ठीक है, सपोज मैं कोई दवाई खोज कर रही हूँ, तो वो दवाई मतलब गवर्नमेंट ने मान्य कर दी, तो वो बहुत महंगी होगी, और ये 10 साल तक मेरा अधिकार है कि कोई और कंपनी उस दवाई को नहीं बनाएगी, तो वो महंगी ही रहेगी। ठीक है, उस कंपनी को वो बेनिफिट मिलेगा या फिर उस बंदे को मिलेगा या उस साइंटिस्ट को मिलेगा, लेकिन 10 साल के बाद उसको दूसरी कंपनियां बना सकती हैं और दूसरे नामों से भी बेच सकती हैं, लेकिन केमिकल्स वही होंगी, थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है, लेकिन फिर वो महंगी नहीं रहेगी, इसलिए उनका जेनेरिक नेम दिया जाता है। और डॉक्टर्स को भी ये सलाह दी जाती है कि आप जेनेरिक नेम वाली दवाएं ही लोगों को बताएं। ठीक है, उसके बाद आता है अधिक पैसा कमाने वाली निजी सेवाएं प्राय ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं जो सही नहीं है। ठीक है, ऐसे कार्य वो बताती हैं जो सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि उनको तो पैसा कमाने से मतलब होता है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनका उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, क्या करती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल कि जहाँ सस्ते में इलाज हो जाता है ना, उनका उपयोग नहीं करेंगे, वो बढ़ा चढ़ा के कुछ ऐसा करेंगे जिससे बिल भी बन जाए, बहुत सारा पैसा भी बन जाए। उदाहरण के लिए प्राय देखा जाता है कि बहुत से डॉक्टर अनावश्यक दवाइयाँ, इंजेक्शन या सलाइन बोटल्स आदि की सलाह देते हैं। ठीक है, ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती। अब देखिए, जहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होता है वहाँ पे 1 या 2 टेबलेट बहुत कम होती हैं। ठीक है, 1, 2, 3 मैक्सिमम 4, लेकिन अगर इसी चीज़ का इलाज करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे 10-12 गोलियाँ दे देंगे, 1-2 सीरम दे देंगे। ठीक है, फिर सेलाइन बोटल्स दे देंगे, वो एक जो पानी सा भरा होता है बोटल्स में, सेलाइन वाटर या सेलाइन लिक्विड होता है कोई, तो वो दे देंगे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, अपना खर्चा बनाते रहते हैं, पेशेंट को बहुत सारा मतलब लोड डाल देते हैं बहुत पैसे बनाने के चक्कर में, जबकि साधारण दवा या गोली पर्याप्त हो सकती है ऐसे इलाज के लिए, क्योंकि उनको शो ऑफ भी करना होता है ना कि देखो हम कितना अच्छा इलाज कर रहे हैं। अब ये है, एक ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाखाना बन के आती है। ठीक है, कई ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे ये एक वैन भेज देते हैं, जीप भेज देते हैं, जिसमें दवाइयाँ बांट के चले जाते हैं वो। ठीक है, उसके बाद आता है कि तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। मतलब हमारे देश में 20% लोग ही दवाइयाँ खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ उनको तो कर्जा उठाना पड़ता है कि हमें इलाज के लिए पैसे चाहिए, बैंक से लोन लेना पड़ता है।
ऐसी स्थिति लोगों की है, ठीक है। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधित खर्चे को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जिस जैसे हमें लगता है कि ये बंदा तो गरीब नहीं है, ये तो अपना इलाज करवा लेगा, लेकिन हो सकता है उसके पास बैलेंस ना हो, है ना। बैंक बैलेंस सबके पास ज़रूरी नहीं होता, दिनचर्या सबकी सही से निकल जाती है, आराम से खाना खा सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों की जब बात आती है, लाखों की बात आती है, हज़ारों की बात आती है, तो उनको वो पैसे उठाने पड़ते हैं कहीं से। तो इसका मतलब है कि जो हमें गरीब नहीं दिखते उनको भी पैसे उठाने की नौबत आती है। एक अध्ययन में पता लगाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चे के भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी संपत्ति को बेचते हैं, ठीक है। या तो वो अपनी कोई संपत्ति बेच देंगे, जैसे सपोज किसी को थोड़े से पैसे चाहिए थे, नहीं है तो उसने अपनी बाइक बेच दी, या फिर हो सकता है कोई और सामान बेच दिया ताकि उसका खर्चा निकल आए। उसके बाद आता है कि गरीब लोगों के परिवार में बीमारी की चिंता और मुसीबत आती है। जो बीमारी होती है वो चिंता और मुसीबत का कारण तो बनेगी, भैया पैसे नहीं है तो ऑब्वियसली चिंता तो होगी ना। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग अपने पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह और साफ वातावरण उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी होने वाले खर्चे की से उनकी हालत और ख़राब हो जाती है, ठीक है। पहले ही पेट भरने के लिए खाना नहीं है भैया, अब बीमारी के लिए कहाँ से आएंगे पैसे, तो उनको चिंता हो जाती है और फिर दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे एक पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरह से एक गर्भवती महिला योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर जा रही है ना। सपोज ये बिल्कुल ही लास्ट पीरियड में हो, 9th मंथ लग रहा हो और रास्ते में कुछ दिक्कत हो जाए तो बेचारी बेहाल हो जाएगी। तो इस तरह की कठिनाइयाँ जो है लोग झेलते हैं, और ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं और किस लेवल तक उपलब्ध हैं। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज के लिए बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता, ठीक है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, ठीक है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे ना तो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं और ना ही गवर्नमेंट केंद्र हैं, और उनको ले जाने में देरी हो जाती है। वो उदाहरण मैंने अभी आपको दिखाया था कि वो महिला पैदल जा रही है एक अच्छे स्वास्थ्य कर्मी को दिखाने के लिए। पैदल किलोमीटर्स चलने के बाद तो बंदे की वैसे ही अच्छी हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो ये दिखाने के लिए कि पैसा ही हमेशा ज़रूरी नहीं होता, कई बार टाइम पे ना पहुंचने की वजह से भी हालत ख़राब हो जाती है और भुगतान करना पड़ता है। क्या किया जा सकता है ऐसे में? हमने समस्याएं भी पढ़ ली, हमने ये भी देख लिया किस तरह से गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन इसमें किया क्या जा सकता है ये ज़रूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है, ठीक है। स्वास्थ्य तो अच्छा है ही नहीं। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीबों और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें, ठीक है। गरीबों को और सुविधाहीनों को, जो बिल्कुल गरीब हैं या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, उनको अच्छी श्रेणी की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर है, इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण देखिए। किस तरह से संभव होगा अभी हमें पता चलेगा। यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया गया है केरल का अनुभव, ठीक है। यहाँ पे केरल है। आप जब भी इंडिया का मैप देखें तो ध्यान से देखें कि केरल कहाँ पर है। आपको हर एक जो है स्टेट का पता होना चाहिए। केरल की यहाँ पे बात बताई गई है, देखिए क्या है इसमें। 1996 में केरल सरकार ने राज्य में मुख्य महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। केरल सरकार ने क्या क्या परिवर्तन किए, आपको सोचना है क्या हमारी राज्य सरकार भी ऐसा कर सकती है। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया। इसमें पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी, ठीक है। पूरा जो बजट हुआ था उसका 40% कहाँ गया? पंचायतों के पास। पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इसमें गाँव में पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका, ठीक है। जो 40% पंचायतों को मिला, पंचायतों ने इसमें क्या किया? पीने का पानी दिया, खाना दिया, औरतों का विकास जैसे उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी मतलब
बहुत स्पेशल टाइम्स जैसे प्रेगनेंसी के दौरान उनको किस तरह की व्यवस्था दी जानी चाहिए और उचित व्यवस्था सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, बहुत सारे इसमें और भी काम लिए जो यहाँ पे नहीं बताए गए हैं। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जानकारी की जांच की गई, मतलब जो पानी जा रहा था उसकी जांच की गई। स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम में को सुनिश्चित किया गया। ठीक है, गांव के स्कूल भी थे, आंगनबाड़ी भी थी, उनके काम भी बताए गए कि आपको क्या करना है। गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। जैसे विशेष समस्याएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे सपोज किसी गलियों में पानी रुका खड़ा है, ठीक है, तो वो समस्याएं हैं गांव के लिए। या गांव के बाहर कचरा इतना फैल गया है कि वहाँ से बीमारियाँ गांव में एंटर कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी समस्याओं का समाधान किया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों में से स्थिति में सुधार आया। ठीक है, ये सब होने के बाद तो ऑब्वियसली सिचुएशन जो है ठीक होनी थी। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पताल में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। ठीक है, इतना सब किया गवर्नमेंट ने, लेकिन जो ग्राम पंचायत है वो एक डॉक्टर तो नहीं ला सकती, तो इनके ऊपर और काम करना था। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। ठीक है, और देशों की भी बात करेंगे यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मानसिकता ऐसी होती है कि हम सीधा ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, दूसरे देशों में तो सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एक देश हैं, जैसे हमारे देश में भी इलाज तो बहुत अच्छा होता है, बाहर से लोग आते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हर पूरे देश में ही अच्छा इलाज होता है। कई तरह के हॉस्पिटल हैं, कई तरह की सुविधाएं हैं, कई नहीं हैं। इस तरह से दूसरे देशों में भी हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि बहुत कुछ अच्छा है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका में क्या हुआ था, कोस्टारिका को दक्षिण अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में सबसे साफ देश है ये कोस्टारिका। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। उनके संविधान में क्या है, इसका कारण है यहाँ पर पता चलेगा। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। ठीक है, अब सेना नहीं रखना और स्वास्थ्य ठीक होना, इन दोनों में किस तरह से संबंध है यहाँ पे पढ़ेंगे। उन्होंने इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हम सेना नहीं रखेंगे और जो सेना पे खर्चा होता है उसको लोगों की शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे और जो बाकी ज़रूरतें हैं उन पे खर्च करेंगे। कोस्टारिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है, अगर हम बीमार होंगे तो हम किसकी क्या सेवा कर देंगे, नहीं कर सकते। तो कोस्टारिका की सरकार ने कहा कि भाई देश का विकास तो तभी होगा जब हम लोग स्वस्थ होंगे, हमारी जनता स्वस्थ होगी, और इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती थी। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं और सुविधाएं देती थी, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। ठीक है, ये सारी चीज़ें अगर किसी भी देशवासी को मिल जाएंगी तो वो फिर बाकी के काम तो आराम से कर सकता है। स्वास्थ्य की शिक्षा को एक महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी सत्रों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। ठीक है, तो सबको पता होना चाहिए कि स्वास्थ्य हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ना। तो ये सब चीज़ें उस देश ने समझी और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो तेलंगाना है वो 29वां राज्य बना है। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंग से दिखाया गया है। ये पहले ही मैंने बता दिया था कि ये केरल है, आप देख लो। इस पुस्तक के पृष्ठ 123 पर भारत का नक्शा दिया गया है और इस नक्शे पर अपनी पेंसिल से केरल राज्य की आकृति बनाइए। तो जो इस बुक में लिखा होता है ना वो आप ज़रूर करें, आपकी प्रैक्टिस होती है, आपको अच्छा मतलब समझ बनती है उस चीज़ से। ठीक है, अब यहाँ पे अभ्यास के क्वेश्चन है, उसके साथ ही यहाँ पे एक शब्द संकलन दिया गया है, ये बहुत ज़रूरी है। वीडियो 14 मिनट की है, मैं एक बार करवा ही देती हूँ इसको। सार्वजनिक क्या होता है, ठीक है, ये ज़रूरी शब्द हैं क्योंकि बच्चों जब आप मतलब इन चीज़ों का मतलब तो समझ जाते हो लेकिन बता नहीं पाते तो ये भी गलत बात है। सार्वजनिक यह है वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सब के लिए। और
मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। ठीक है, सार्वजनिक कोई आदमी नहीं करेगा कि चलो मैं तुम्हारे लिए एक हॉस्पिटल खोल दूँ, तुम लोग आओ इलाज करवाओ और जाओ। इसमें क्या आता है, सार्वजनिक में स्कूल आते हैं, अस्पताल आते हैं, टेलीफोन सेवाएं शामिल हैं। टेलीफोन सेवाएं तो अभी नहीं है क्योंकि सबके पास अपने मोबाइल हो गए हैं, ये पहले का जो है बुक छपी हुई है। लोग इन सेवाओं की मांग कर सकते हैं। यदि संस्थाएं ठीक से काम नहीं करती तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। ठीक है, अगर किसी का अपना हॉस्पिटल है और अगर वहाँ पे जाके कोई सवाल उठाता है तो फिर ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। वो लोग अपने हिसाब से अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। निजी में क्या आता है, वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। निजी मतलब आपका अपना निजी हॉस्पिटल। चिकित्सा पर्यटक, ये क्या होता है, ये हमने पढ़ा था कि दूसरे देशों से लोग आते हैं, उनको चिकित्सा पर्यटक बोलते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से यहाँ आते हैं और अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। ठीक है, अपने देश के मुकाबले उनको यहाँ पे सस्ता लगता है। वो होते हैं चिकित्सा पर्यटक। संचारणीय बीमारियां क्या होती हैं, ये वो बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कई माध्यमों से संचारित हो जाती हैं। मतलब जो कम्युनिकेबल डिजीज जिनको बोलते हैं, जैसे पानी से भी लग जाती हैं, भोजन से भी, हवा से भी। ओपीडी क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ये आपकी जीके भी बढ़ा रहा है। देखिए जब कभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे ना तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट या बाह्य रोगी विभाग, मतलब बाहर से आने वाले लोग क्या करते हैं, ओपीडी में जाते हैं, बाहर के लोग पेशेंट हैं तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, वहाँ पे अपनी वो स्लिप वगैरह कटवाते हैं, फिर डॉक्टर से मिलते हैं। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले ओपीडी में आते हैं। मतलब ओपीडी में उनकी जांच होती है, पता चलता है कि बीमारी गंभीर है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से फिर उसको वहाँ पे भर्ती कराया जाता है। ठीक है, फिर एक जेनेरिक नाम आया था। ठीक है, जेनेरिक नाम से क्या मतलब है कि दवाइयों के रासायनिक नाम। ठीक है, जेनेरिक का मतलब है उनका रासायनिक नाम। वे दवाइयों में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त होती है उनको, जैसे कि एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड एस्पिरिन का जेनेरिक नेम है। ठीक है, ये जेनेरिक नेम विश्व स्तर पर पहचाने जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा और इसके क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी करवाएंगे। लेकिन आपको जो बच्चे जैसे पढ़ नहीं पाते हैं, बोरियत होती है जिनको, तो वो सुन के एक बार उनको पता चल जाएगा कि इसमें बोर होने वाला कुछ भी नहीं है। ये आपकी सिविक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको पता चलता है कि क्या चल रहा है हमारे सरकार में, हमारे समाज में, किस तरह से हम टैक्स पे करके उनको चलाते हैं। हमारे द्वारा ही चलाया जाता है लेकिन इनडायरेक्टली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस करें। थैंक यू वंस अगेन।